ओके अच्छा देखिए एक एमएससीआई में अब इंडिया का वेट बढ़ गया है। ये बेसिकली इट्स अ फंक्शन ऑफ क्योंकि चाइना गिर रहा है और इंडिया के स्टॉक्स का वेट बढ़ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन अब इंडिया का जो वेट है एमएससीआई इंडेक्स में, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, वो 18.2% पर हो गया है। बेसिकली ये अब तक का हिस्टोरिक हाई है और 2020 मतलब कोविड के टाइम से अब तक अगर आप देखें तो डबल हो गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। आज हमने स्टॉक स्पेसिफिक सारी बातें कर ली थी, सुबह भी बता दिया था कि कौन कौन से स्टॉक, वो उसको रिविजिट करेंगे अभी हर्षदा के साथ। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडिया का वेट है वो अब बढ़कर 18.2% पर हो गया है, जो कि ऑल टाइम हाई है। ये वेट बढ़ना शुरू हुआ था करीब करीब दिसंबर 2020 में, वहाँ से ये वेट बढ़ना शुरू हुआ था। उस समय तक हमारा वेट 8% था। इनफैक्ट जनवरी 16 से लेके आशीष दिसंबर 2020 तक हमारा वेट बिटवीन 8 to 9% रहता था और अब वो वेट बढ़कर 18.2% पर आ गया है। और ये जो लास्ट राउंड ऑफ इंक्रीज़ हुआ है ये करीब करीब जनवरी 2023 से, जनवरी 2023 में हम करीब करीब 12% वेट पर थे एमएससीआई इंडेक्स में, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। इस चीज़ का ध्यान रखिए, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वो वेट अब बढ़कर 18.2% पर हो गया है। तो ये आज की बड़ी खबर। हाँ, वेटेज बढ़ता हुआ है। पर्सपेक्टिव में रखिए ग्लोबली अपने पीयर सेट से एशिया में हमारे मार्केट्स का परफॉर्मेंस, प्लस ये जो अब नाम इतने सारे आए हैं, 5 एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में एडिशंस, स्मॉल कैप्स में भी लार्जली एडिशंस हैं, बहुत मिनिस्क्यूल से शायद बाहर जाते हुए स्टॉक्स हैं। हमारे नेट इन्फ्लोज आने वाले हैं। इवेंचुअली भारत का दबदबा बढ़ ही रहा है, वेटेज बढ़ रहा है। ये पैसा जो आना है दरअसल इस बार वाला एडजस्टमेंट 29 फरवरी को आएगा। खैर ये अपडेट्स है। एक काम करें, जब बात छिड़ी गई है तो एमएससीआई के अपडेट आया कि आज सुबह तड़के कौन सा इंक्लूजन कौन सा एक्सक्लूजन उस पर ही चर्चा कर। आज आप बगल में कहीं से बैठी? मुझे लगा आपके साथ बैठना चाहिए। अरे वाह, दिन मंगलवार है भाई। कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। क्या है खबर है एमएससीआई? तो 5 एडिशंस हुए हैं आशीष, और जैसे कल हम दोपहर में भी मेंशन कर रहे थे कि सरकारी कंपनियां दरअसल बड़े पैमाने पर ऐड होती हुई दिखाई देंगी, तो वो इनफैक्ट स्टॉक्स पीएसयू वाले रेडार पर रहेंगे। एनएमडीसी, भेल, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, ये कुछ एडिशंस हैं सरकारी कंपनियों में, और एक ऑफ कोर्स है जीएमआर एयरपोर्ट। तो ये वो 5 बड़े एडिशंस हैं जो स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा बने हैं। लेकिन इसके साथ ही मिड कैप में भी करीब 27 नाम शामिल हुए हैं, तो वो स्टॉक्स भी आप रेडार पर रखेंगे। इनमें सेलो वर्ल्ड है, होनासा कंज्यूमर है, आईटीडी सीमेंटेशन है, ये स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा बन रहे हैं। यही नहीं, हेल्थ केयर ग्लोबल, इरेडा, जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जुपिटर लाइफ, केसोराम, एमएसटीसी, नेटवेब, रतन इंडिया, संदूर मैंगनीज, एसबीएफसी फाइनेंस, ये इनफैक्ट एक लंबी लिस्ट है जो दरअसल इंक्लूड की गई है। तो ये सारे स्टॉक्स दरअसल रहेंगे रेडार पर। साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स में वेट बढ़ा भी है, तो उस लिहाज से जहां पर वेट बढ़ा है, जोमैटो का वेट बढ़ा है, डीएलएफ का वेट बढ़ा है, एमआरएफ, हिंडाल्को, इंटरग्लोब एविएशन, डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी एएमसी, लुपिन, एस्ट्रल और पेटीएम के साथ साथ बंधन बैंक का भी वेट दरअसल बढ़ाया गया है एमएससीआई में। तो ये सभी स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, लेकिन जो फोरफ्रंट पर रहेंगे वो 5 स्टॉक्स है जो इंक्लूड किए गए हैं स्टैंडर्ड ग्लोबल इंडेक्स में। और जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे, हाईएस्ट एवर हिस्टोरिक वेट इंडिया का है 18.2%। अगर आप देखें लास्ट टाइम जब रिवाइज हुआ था ये 17.9% से बढ़कर 18.2% पर आया है, लेकिन ऑफ कोर्स 2020 से डबल होता हुआ। ओके, कुछ हद तक बाजार को पता था, जो ब्रोकरेजेस ने एक्सपेक्ट किया था अमूमन वैसे ही बदलाव, इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स अनाउंस होते हुए। आज लेकिन सेंटिमेंट इंपैक्ट इन स्टॉक्स पे पड़ेगा जो हर्षदा ने मेंशन करें। एक्चुअल फ्लोज, ये जो फरवरी रिव्यू होते हैं फरवरी मंथ के क्लोज से इफेक्टिव होते हैं। तो मतलब ये तो 29 फरवरी वाला महीना है, 29 फेब को जाते जाते सेशन की क्लोज के आसपास वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे, तो असल फ्लोज वहां पे आ रहे होंगे, आज सेंटिमेंट्स किक इन कर रहे होंगे। तो देखते हैं इन स्टॉक्स में कहीं एक्शन पिकअप होगा तो कंटिन्यूस सेशन पे इस पे विचार विमर्श हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी एक्शन वाले स्टॉक्स में। बिग स्टॉक्स में इसी लिस्ट में से स्टैंडर्ड इंडेक्स के इंक्लूजन में से जीएमआर एयरपोर्ट्स को अलग से डिस्कस किया भी हुआ है हमने। अब आइए हम नतीजों पर, उसके बाद खबरों पे बढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट नतीजा कोल इंडिया का था, निफ्टी का इकलौता नंबर जिस पे आज सुबह खुलते ही हमें रिएक्ट करना है। हर्षदा, कैसे लगे नंबर्स?
नंबर्स में इंप्रूवमेंट है आशीष, नंबर्स में कोई ऐसे दुविधा नहीं है। मुनाफे में करीब 18% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 9,093 करोड़ का ये फिगर आया, एक्सपेक्टेशन 8,555 करोड़ की थी। रेवेन्यू करीब 3% बढ़कर आया है। यहाँ पर हमने 36,154 करोड़ फिगर कंपनी की तरफ से डिलीवर होते देखा है। 35,208 करोड़ का अनुमान था। एबिटा में 9.5% तक की ग्रोथ है। 11,373 करोड़ पर 9,070 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से काफी बेहतर ये नंबर्स है। इस बार अनुमान यह भी था कि मार्जिन थोड़े से घटेंगे, 29% से घटकर 25% रहने का अनुमान था, लेकिन कंपनी ने मार्जिन बढ़ाकर दिए हैं। करीब 31.5% के आसपास मार्जिन आए हैं, तो नतीजे उम्दा है। वॉल्यूम्स में पिकअप है करीब 8.5% तक का। ई ऑक्शन में वॉल्यूम पिकअप 7% से ज्यादा का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि रियलाइजेशन यानी कि प्राइसिंग ब्लेंडेड तौर पर साल दर साल 6% नीचे घटी है। ये ऑक्शन की भी प्राइसिंग या सालाना आधार पर थोड़ी सी घटी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई दिखाई दी है। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कोई कंप्लेंट नहीं नंबर्स से। ऐसे में अच्छा, गौरांग सर के पास आऊं उससे पहले एक काम करा जाए। कोल इंडिया पे मानस आप चार्ट रेडी रखना, मैं आता हूं आपके पास। गौरांग सर, नतीजे बेहतरीन, पर ये स्टॉक खूब तेजी दिखा चुका है। हालांकि ये फैक्ट है, उस तेजी के बावजूद भी ऐसे कोई वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा रैंक अंडर परफॉर्मर। आप लोग कोल इंडिया खरीदोगे इस गिरावट में या नहीं? नतीजे अभी अभी आए हैं, थोड़ा समय लगेगा आशीष। हमारे जो लक्ष्य थे उसके पार चला गया, लेकिन फिर भी हमने जो बना करके रखी है वो है बने रहे आप अगर आपका निवेश है। और आपने फरमाया, बहुत दुरुस्त फरमाया, एक उम्र बीत गई थी स्टॉक को चलने के लिए, और फिर जिस तरीके से नतीजे और खास करके इंप्रूवमेंट जो सुधार हुआ है आशीष, वो ना तो सिर्फ कोयले की आउटपुट को लेकर के, लेकिन कोयले की जो क्वालिटी है वहां पर भी बहुत बड़ा सुधार हुआ है। इन्होंने काफी सारी वॉशरीज जो होती है, यानी कि कोयले का खदान से बाहर निकालते हैं उसको जो धुलाई होती है, वो वॉशरीज इन्होंने बढ़ाई थी और इंप्रूवमेंट काफी हुआ है। तो अगर पुराना निवेश है तो आप बने रह सकते हैं। कोल इंडिया फंडामेंटली वैसे एक जेफरीज का कॉल भी आया हुआ है। जेफरीज का नतीजे जेफरीज को अच्छे लग रहे हैं। ईपीएस FY24, FY25, FY26 की अपग्रेड कर दी, बढ़ा दी है, और फलस्वरूप हुआ क्या, बाय का कॉल और लक्ष्य बढ़ के अब 550 रुपए कोल इंडिया के। मानस, कल नतीजों से पहले कह लीजिए सरकारियों का जो खामियाजा था, 5-5.5% गिरा हुआ स्टॉक, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे वीकनेस दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि करेक्शन और कंटिन्यू हो और शायद 415 तक के भाव आपको कोल इंडिया में देखने को मिले। तो देखिए, एक्शन तब लेना है अगर स्टॉक 430 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। अगर 430 के नीचे ट्रेड करेगा तो आप सेल ट्रेड ले सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 437 के रहेंगे और टारगेट 415 के रहेंगे। खरीदारी कहाँ करनी है? अगर वो करेक्शन देखने को ना मिले और स्टॉक लगातार 447 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, तो 447 रुपए के ऊपर अगर 10 से 15 मिनट ट्रेड करेगा तो आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो 447 के ऊपर खरीदारी करेंगे, 440 के स्टॉप लॉस से 460 के टारगेट के लिए। ओके, ये है कोल इंडिया पे व्यू। वैसे मानस की टाई बहुत ही लाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक्चुअली ब्लड रेड है। हाँ, अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट था सेल का, पर उस पे आऊं उससे पहले एक और निफ्टी की कंपनी जिस पे एक इंपैक्ट पड़ेगा उसके आर्म के रिजल्ट्स का, वो है हिंडाल्को, जहां पे नोवेलिस के नंबर्स आ गए। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं? हिंडाल्को की चार्ट के लिए भाईती साहब आपके पास आऊंगा। और हिंडाल्को के आज नतीजे आएंगे आशीष, तो वैसे भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। उससे पहले इनकी सब्सिडरी नोवेलिस के नंबर्स आ चुके हैं, जहां पर एडजस्टेड एबिटा करीब 33% बढ़कर आया है, तो करीब $341 मिलियन से बढ़कर ये $454 मिलियन पर रहा है। साथ ही साथ एडजस्टेड एबिटा पर टन में भी 32% तक की वृद्धि देखने को मिली है। कंपनी ने इनफैक्ट ये भी डिक्लेयर किया है कि प्रॉफिट एक्स ऑफ स्पेशल आइटम्स 81% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो स्पेशल आइटम्स जैसे हम वन ऑफ कहते हैं, वो अगर आप निकाल दें तो 81% तक की वृद्धि देखने को मिली है। कैपेक्स बढ़ाया गया है, 64% ज्यादा कैपेक्स इन्होंने किया है एस्टिमेट के सामने, लेकिन गाइडेंस पर आपने ध्यान देना है, उस पर भी स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ये कह रहे हैं
कि Q4 तक $525 के आसपास EBITDA पर टन रहेगा, जो इस क्वार्टर में इन्होंने नियरली 500 रुपीस प्रति टन डिलीवर किया है, तो वहां पर कुछ इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। मल्टीपल लीवर्स हैं कि EBITDA पर टन आगे चलकर करीब $600 प्रति टन भी आता हुआ दिखाई देगा, तो इस कमेंट्री पर शायद आज हिंडाल्को रिएक्ट कर सकता है। हाँ, चलिए आज के नंबर्स भी आने हैं। वैसे आज दो निफ्टी के नंबर्स अवेटेड है, आइशर मोटर्स और हिंडाल्को। तो नॉवलिस के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे, हिंडाल्को के कंसोलिडेटेड नंबर्स का इंतजार कर रहे होंगे। बैती साहब, हिंडाल्को चार्ट्स पे। यशी जी, चार्ट्स पे काफी अच्छा दिख रहा है हिंडाल्को। 2 दिन में जरूर गिरावट देखने मिली, बट वो एक कोरिलेशन है मार्केट से, और जिस हिसाब से मार्केट गिरा है उसमें भी एक सेल ऑफ देखने मिला है। बट स्टॉक अपने 10 डेमा पे ये है और 20 डेमा से काफी वेल प्लेस्ड ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमारी सलाह रहेगी कि इसमें अगर आज पॉजिटिव खुलता है तो खरीदारी की जाए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 577 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें एक वापस पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 600 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो पोजीशन बनाने की सलाह है इसमें। अच्छा, सेल के नंबर का और इंतजार कर लीजिए। निफ्टी की एक और कंपनी जो आज फिर रडार पे, कविता जी ने तो पहले ही ठोक दी है, बेचने का कॉल दे दिया है, आईटीसी। मूड बिगड़ा था बीच में जब बैट की तरफ से, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की तरफ से कुछ अपडेट्स आए थे उनके रिजल्ट के साथ साथ। अब वो और खबरें तूल पकड़ती चली जा रही हैं। हर्षदा, आज के फ्रेश अपडेट्स क्या कहते हैं? पिछले हफ्ते ही हम इसकी बातचीत कर रहे थे आशीष, और आज इकोनॉमिक टाइम्स में वो खबर आई है कि कितना स्टेक दरअसल बैट बेचता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रहे करीब 29% तक की हिस्सेदारी बैट की आईटीसी में है। अब उसमें से करीब 4% हिस्सा पहले बिकने को आएगा, ये फिलहाल वो रिपोर्ट सजेस्ट करती है। लगभग बैट 2.5 बिलियन डॉलर तक की हिस्सेदारी बेच सकता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 4% ऑफ द इक्विटी स्टेक। हालांकि इतनी आसानी से यहाँ पर वो हिस्सा नहीं बिकेगा। इन्होंने ऑफ कोर्स मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट कर दिए हैं, तो वो अपना काम भी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स उनकी तरफ से शुरू है, लेकिन बैट को पहले आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत होगी। पहले अप्रूवल आएगा, उसके बाद वो हिस्सा बेचने को आएंगे। बैट ने वैसे अपने शेयर धारकों को कह दिया है कि उनको दरअसल पैसों की कमी है, इसीलिए उनको अब कुछ स्टेक बेचना पड़ेगा, और आईटीसी उनके लिए एक लुक्रेटिव पॉकेट रह सकता है, कंसिडरिंग ये स्टॉक एक अच्छा खासा परफॉर्मर रहा है। पिछले एक साल में 86% तक के रिटर्न्स इसने आपको बनाकर दिए हैं, और बैट को भी वो वैल्यू इस समय दिखाई दे रही है। पर पिट रहा है अब ये स्टॉक, धड़ल्ले से गिरे ही चले जा रहा है। गौरांग सर ने बहुत अच्छी तेजी राइड करवाई थी, जब मेरे ख्याल से 200 के नीचे ट्रेड करता था तब हमने खरीदा था, उसके बाद कई बार चैनल पर डिस्कस भी हुआ। गौरांग सर, अब फ्रेश व्यू क्या बन रहा है? ये मामला गड़बड़ाते ही चले जा रहा है आईटीसी का। देखिए आशीष जी, 2-3 बातें जो अभी अर्शिदा जी ने भी बताई। एक तो आरबीआई से अनुमति, किस दाम पर कितने प्रतिशत हिस्सा बेचेंगे उस पर स्पष्टीकरण आया नहीं है। तीसरी बात, अगर गिरावट आती है तो हमें लग रहा है कि खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि अगर कोई बड़ा निवेशक जैसे कि बैट यहाँ पर बेच रहा है तो सामने कोई खरीदार भी खड़ा होगा। तो 380 के नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा गहराई आपको आईटीसी के शेयर में नजर आती हुई दिखेगी, और यही स्तर थे 380 के आसपास, जहां पर एक लंबा कंसोलिडेशन भी हमने देखा था, और उसके पश्चात 500 या 500 के पार तक के दाम भी देखे थे। तो हमारी फिलहाल तो खरीदारी की राय है, और अगर गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से एक मौका होगा लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए, क्योंकि कामकाज को लेकर के यहाँ कोई दिक्कत नहीं। कामकाज को लेकर इशू नहीं है। हाँ, ये सब ओवरहैंग बने हुए। गवा सर, पोर्टफोलियो में है, हटा दिया आईटीसी पूरा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक समय में लिया था अराउंड 135 का, जब दिन लो बनाया था, फिर जल्दी निकल गया, लेकिन पोर्टफोलियो में नहीं है। चलिए बढ़िया है, अब सरदर्द नहीं है। पर एचडीएफसी बैंक का है। अभी कहने की बात अलग है कि कॉस्ट 0 है, लेकिन बुरा तो लगता ही है ना। नहीं, इसलिए तो बोलता हूँ। हाँ, नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आशीष, आईटीसी में अब ये सब जो रीज़न है, यही रीज़न अगर 6 महीने पहले या 8 महीने पहले आया होता ना, मार्केट हाथों हाथ लेता उसको। लेकिन जब से इसने वो डीमर्जर किया था ना, उसके बाद से उसका मामला बिगड़ गया। उसके बाद से आप देख लीजिए, इसका 1 साल का चार्ट ले आइए आप आईटीसी का, और मेरे ख्याल से अब मुझे हैरानी नहीं होगी अब ये स्टॉक धीरे धीरे 52 वीक लो की तरफ वापस चला जाए। तो एक बार ये, क्योंकि जो इसकी आईटीसी की जो रैली थी वो पूरी की पूरी डीमर्जर वाली रैली थी कि आगे जाके वैल्यू अनलॉकिंग होगी। उसके बाद जब से उन्होंने वो डीमर्जर किया, उसके बाद से ये अच्छी मार्केट में नहीं चला। अब तो खैर मार्केट भी ख़राब हो गया, अच्छी मार्केट में नहीं चला ये स्टॉक, और अब इन्हें कुछ ना अच्छा करना पड़ेगा, वो वरना इन्वेस्टर सेंटिमेंट बिगड़ चुका है आईटीसी में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिगड़, वाकई बुरी तरीके से बिगड़ गया है। ये रहा आईटीसी की कहानी। मैं आता हूं बाकी के रिजल्ट्स पे। इस बीच पालविया साहब आपको पैनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगे।
पालविया साहब गुड मॉर्निंग। पालविया साहब आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टॉप कॉल आईटी स्पेस में एचसीएल टेक के साथ ही जाना चाहेंगे। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमें लगता है एचसीएल टेक यहाँ पे कंटिन्यू करेगा अपवर्ड मोमेंटम। एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें हम 1700 से लेकर 1710 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1645 के आसपास। हमने इन्फोसिस पे खरीदारी करने का कॉल आता हुआ देखा था, और ये लीजिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज, दो आईटी दिग्गज आज टॉप कॉल में एक्सपर्ट्स के रडार पे। अब उतरते हैं जरा वायदा के इंपॉर्टेंट नंबर्स, और उधर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टील अथॉरिटी सेल के नंबर्स। सतपति साहब चार्ट रेडी रखना, हर्षदा सेल के नंबर्स। अब प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू फ्रंट पर देखेंगे तो थोड़ा सा दबाव है। मुनाफे में करीब 22% तक की गिरावट देखने को मिली है। 423 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने डिलीवर किया। रेवेन्यू भी करीब 7% घटकर 23,348 करोड़ पर आया है। EBITDA फ्लैटिश इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, 3% तक की वृद्धि है। 2,143 करोड़ का ये फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट जरूर है। इनके केस में हमने देखा इस बारी सेल्स वॉल्यूम जो है वो 8% घटता हुआ दिखाई दिया है, तो ये 3.81 के आसपास आया वर्सेस 4.15। वहां से थोड़ी सी दिक्कत उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, सतपति साहब चार्ट्स स्टील अथॉरिटी के। आशीष जी, मुझे लगता है रिजल्ट के पहले यहाँ पे बिकवाली हुई शुरू है, और ये जो बिकवाली है कल एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा। 122 के आसपास का क्लोज है, 126 इसका सपोर्ट था। लगा था कल एक बार के लिए ये सपोर्ट लेगा, लेकिन नहीं। तो मेरे हिसाब से जो सपोर्ट टूटा उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो 115 का है। 115 टूटा तो 105 तक की जगह है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा काउंटर में वीकनेस है, अभी बाइंग ना करे। प्रोबेबली ये वीकनेस थोड़ी और बढ़ेगी। शॉर्ट करना है तो हमें सेल करना है 125 के आसपास, सेल ऑन राइस काउंटर है। 130 का स्टॉप लॉस होगा, और जैसे मैंने कहा 115 पहला सपोर्ट, वो टूटता है तो प्रोबेबली 105 तक तो आराम से फिसलेगा। स्टील अथॉरिटी वायदा के कर्व में है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर्स से पहले कल दबाव था, और सत्य साहब ने ब्यूटीफुली अपना व्यू एक्सप्रेस कर दिया। हर्षदा बाकी के रिजल्ट्स कैश वाले, वायदा का तो एक ही था ना सेल। अब हाँ, सेल ही था। बाकी के रिजल्ट्स में रेपको होम पर नजरें होनी चाहिए, जहां पर मुनाफे में करीब 23% तक का इजाफा सालाना आधार पर देखने को मिला है। 99 करोड़ पर ये फिगर आया है। हालांकि 101 करोड़ के आसपास का अनुमान मोतीलाल का था, तो इन लाइन है। ब्याज से आय 172 करोड़ पर आई है, लगभग 18% तक की ग्रोथ है। ये भी इन लाइन है। मार्जिन इंप्रूव होकर 5.3% पर आए हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन स्टेडी हैं। ग्रॉस एनपीए में सुधार है, 4.9% का ग्रॉस एनपीए 4.7% पर आया। नेट एनपीए 2.2% से घटकर 1.9% पर आया है। डिस्बर्समेंट्स में करीब 9% का पिकअप देखने को मिला है। अब आते हैं बाकी गुड बैड अगली पर। तो अच्छे क्वार्टरली नतीजे और ऑपरेशनली अच्छे क्वार्टरली नतीजे आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दिलीप बिल्डकॉन के केस में मुनाफे में दबाव है 3.2% का, 107 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है, लेकिन रेवेन्यू 24% बढ़ा है, 2,877 करोड़, और EBITDA में 140% का इजाफा है। फिनिक्स मिल के केस में मुनाफा करीब 58% बढ़ा है, आय में 44% की ग्रोथ है, EBITDA में भी 44% का इजाफा। सनसेरा इंजीनियरिंग 27% आय में ग्रोथ है, 54% की ग्रोथ आपको मुनाफे में दिख रही है, 35% तक की ग्रोथ EBITDA में भी नजर आ रही है। साथ ही साथ तिलक नगर के केस में मुनाफे पर दबाव जरूर है, ये 42% घटा है, लेकिन 24% का इजाफा रेवेन्यू में, और साथ ही साथ EBITDA में 26% तक की बढ़त देखने को मिली। इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए, तो ऑपरेशनली बेहतर तिमाही तिलक नगर के लिए उभर कर आई है। खराब नंबर्स में गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, और ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए कंसिडरिंग ज्यादातर केमिकल कंपनियों में दबाव देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। तो इनके केस में रेवेन्यू करीब 13% घटकर आया है 940 करोड़ पर। 33% की गिरावट आई है इनके मुनाफे में, 71 करोड़ पर 27% इनका EBITDA घटा है। GR इंफ्रा के केस में भी रेवेन्यू करीब 2-2.5% घटकर आया है, मुनाफा 25% घटा, 66% की गिरावट इनके EBITDA में देखने को मिली है। ऑल कार्गो के लिए भी थोड़ा सा पेनफुल क्वार्टर रहा है, जहां पर रेवेन्यू में करीब 22% तक की गिरावट दर्ज हुई है, मुनाफा 88% घटा है, और इनका EBITDA भी 56% घटता हुआ। ओके, रखिए ये सारी एग्जॉस्टिव लिस्ट को अपनी स्क्रीन पे। ये सब स्टॉक्स आज रडार पर रहेंगे, कैश के नंबर्स ऐड कर लीजिएगा। जहां जहां एक्शन होगा कंटिन्यूस सेशन पे उनमें से बातचीत होती रहेगी। अच्छा, दो स्टॉक्स और मार्केट खुलने से पहले इंपॉर्टेंट। पालविया साहब, आप पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट रेडी रखना, और कविता जी आपके पास आऊंगा भारत फोर्ज के लिए। कल दोनों एक नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा था, सबड्यूड रिएक्शन था, हमने चर्चा भी कर रखी, तो उस पर नहीं जाऊंगा।
और दूसरा भारत फोर्ज, रिजल्ट्स तो ठीक थे, कमेंट्री से ऐसा पिटा वो स्टॉक, गजब हो गया। अब उसके बाद व्यूज क्या बनते हैं ब्रोकरेजेस के? ब्रोकरेजेस भी काफी डिसअपॉइंटेड है आशीष। यहाँ पर उन सब ने एक सुर में कहा है कि देखिए स्टॉक में दबाव रहेगा। तो सिटी कह रहा है सेल कॉल है, 900 का पहले टारगेट था, अब उसे घटाकर 800 किया है। CLSA ने भी सेल कॉल दिया है, 977 का टारगेट है। जेफरीज अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दे रहा है, इन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस 950 पर लाया है। बेसिकली आपको याद होगा कल कंपनी ने कमेंट्री दी थी कि Q4 में दबाव दिख सकता है, FY25 में भी जो है वो कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब कुछ और डिटेल आए हैं। यूरोप में दरअसल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस के वजह से, ये एक चीज है। दूसरी चीज, इनके लिए एक्सपोर्ट मार्केट काफी जोरदार परफॉर्म करके दे रहा था, लेकिन वहां पर ग्रोथ में कुछ मॉडरेशन देखने को मिल रहा है, कुछ पॉकेट्स में स्लो डाउन भी देखने को मिल रहा है। कल कंपनी के मैनेजमेंट ने साफ कहा था ये अक्रॉस सेगमेंट्स है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिफेंस में गड़बड़ है या फिर OEM में गड़बड़ है, अक्रॉस सेगमेंट्स जिसमें कंपनी काम कर रही है उसमें प्रेशर बनता दिखाई दिया है। कल के ऑफकोर्स 13% 14% की गिरावट में अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी हुई है। आई थिंक 250 करोड़ तक की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग होती हुई दिखाई दी। तो आज देखते हैं स्टॉक का क्या हाल रहता है। मूड कैसा है जान लेते हैं। पहले भारत फोर्ज फिर चर्चा। कविता जी क्या करोगे भाई? 14% कल करेक्ट हो गया। या सो बेसिकली ये पैटर्न फेलियर है, और एनी टाइम जब भी कोई प्राइस पैटर्न फेल होता है तो वो बहुत रिग्रेसली अपोजिट साइड डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखता है। सो कल ऑलरेडी 13% से ज्यादा हमने इस काउंटर में गिरावट देखी है। ये अपने 20 EMA इवन 100 EMA के नीचे जाकर क्लोजिंग दिया है। सो सेलिंग प्रेशर इसमें फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। मुझे लगता है इसका 200 EMA जो है वो इसका इमीडिएट एक सपोर्ट है, जो कि 1063 के लेवल की तरफ दिखता है। तो पोजिशनली मुझे लगता है ये फर्दर स्किट हो सकता है। 1115 के नीचे अगर फर्दर फिसला तो 1060 तक के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। अंटिल 1195 के ऊपर दोबारा नहीं निकलता तब तक प्रेशर बना हुआ रहेगा। ओके, चलिए PI पे आगे आता हूं। एक काम कर जाए, मुनाफे की तैयारी समेटते हैं और अब शुरुआत पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।